अंग्रेजी में डेमोक्रेसी को लेकर एक मशहूर कहावत है, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल दोज अदर फॉर्म्स दैट हैव बीन ट्राइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हिंदी में बोले तो डेमोक्रेसी में बहुत खामियां आपको मिलेंगी, लेकिन उतनी नहीं जितना आपको कम्युनिज्म, फैसिज्म, लेज़े फेयर कैपिटलिज्म में दिखने को मिलेगा। कहा जाता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने इस कोट का पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन इस पर थोड़ा सा डिबेट है। लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि दूसरे फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स होते हैं उसकी तुलना में डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा नाजुक, सबसे ज्यादा डेलिकेट, सबसे ज्यादा फ्रैजाइल होता है। डेमोक्रेसी लोगों को तो ताकत, शक्ति जरूर देता है, लेकिन खुद उसे तोड़ना, खुद उसे मरोड़ना बहुत आसान होता है। वेरी लचीला इट इज, यू सी। डेमोक्रेसी की नींव चेक एंड बैलेंस के फॉर्मूले पर होती है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ताकि कोई तानाशाह पैदा ना हो जाए, लोगों का भला हो, उस पर फोकस हो। इसमें मीडिया एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी काम करती है, सरकार से सवाल पूछती है, उसे कटघरे में डालती है। अब कुछ देशों में सवाल सिर्फ विपक्ष से पूछा जाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक इंसान गलत मंसूबे के साथ इस पूरे सिस्टम को तहस नहस कर सकता है। 4 साल पहले 6 जनवरी को अमेरिका को पता चला कि डेमोक्रेसी की नींव को कितनी आसानी से हिलाया जा सकता है। इधर एशिया की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी, पाकिस्तान में लगातार मिलिट्री कू और बांग्लादेश में शेख हसीना का लगभग 15 सालों से चलता आया सिंगल पार्टी रूल जो एस्टैब्लिश करके रखा था। लेकिन जिस टाइम पे डेमोक्रेसी दुनिया भर में उसका गला घोटा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट्स का दबदबा बन रहा है, उस समय साउथ कोरिया ने एक शानदार मिसाल दी है पूरी दुनिया को कि अगर विपक्ष और जनता सतर्क रहे तो डिक्टेटर्स के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जनता के इस बर्ताव को कुछ देशों में अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल कहा जा सकता है, लेकिन सरकार को अपनी सीमाओं और अपनी हिपोक्रेसी याद दिलाना, उसकी जिम्मेदारी जनता को ही करना पड़ता है टाइम टू टाइम। और मैं इलेक्शन की बात यहां नहीं कर रहा हूं, यह जनता का कर्तव्य बनता है। जनता को सरकार का डर नहीं, सरकार को जनता का डर होना चाहिए। बीते रात साउथ कोरिया में कुछ ऐसा ही हुआ। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स लीजिएगा। हुआ यूं कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल ने देर रात टीवी पे आकर साउथ कोरिया में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। ये तानाशाह टाइप लोग जब भी रात में अचानक टीवी पर आ जाते हैं, एडिटर हैं, कुछ ना कुछ रायता फैलाकर ही जाते हैं। प्रेसिडेंट योन ने ये कहा कि मैं ये कदम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि साउथ कोरिया में प्रो नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को हटाना अब जरूरी हो गया है, जो सिंपैथेटिक है नॉर्थ कोरिया से। देश में लिबरल डेमोक्रेटिक संविधान को बचाना है। एम यह है कि मार्शल लॉ से साउथ कोरिया को हम रीबिल्ड करेंगे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, विच इज फॉलिंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ नेशनल रूइन। और ये जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनको मैं जल्द से खत्म कर दूंगा, जड़ से निकाल दूंगा इस देश से। और पब्लिक को बोला है कि थोड़ी सी जो आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज, सोल्जर आर स्टैंडिंग इन द बॉर्डर, आप भी हमारे साथ कॉर्पोरेट करिए। एंटी नेशनल तो बना दिया लोगों को, लेकिन दरअसल बात कुछ और थी। यून सुक योल प्रेसिडेंट बने साउथ कोरिया के 2022 में, और ये पीपल पावर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नैरो मार्जिन से जीते थे, 0.7% पॉइंट से जीते थे अपने अपोनेंट ली जेम यांग से। अब ये क्लोजेस्ट इलेक्शन था जब से साउथ कोरिया मैंने स्टैंड डायरेक्ट इलेक्शंस करती आई है 1987 से, तब से इसको क्लोजेस्ट इलेक्शन माना जा रहा है। अब उसके बाद इनकी अप्रूवल रेटिंग्स और भी गिरती रही है, कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, स्कैंडल में रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी की वजह से भी इनका बेड़ा गर्क हो गया है। धर्मपत्नी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया था, एक लग्जरी डियोर का बैग ले लिया था। सोचिए, एक बैग लेने से इतना ज्यादा हंगामा। दूसरे देशों में लोग बैग क्या पूरा बैंक ले लेते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। अब हुआ यूं कि जब जनरल इलेक्शंस हुए उसके बाद योन तो एकदम लेम डक प्रेसिडेंट बन के रह गए। मैंने उनके पास कोई पावर नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट उनके हाथ से निकल चुकी है, उनके पार्टी के हाथ से निकल चुकी है, तो अपना कोई लॉ पास नहीं कर पा रहे हैं। और जो पार्लियामेंट में जो लॉ पारित होके आ रही है, बस उसे वीटो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच में उन्होंने सोचा, अरे पहले भी तो साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगता था, उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। अब 1987 के बाद पहली बार, इतने सालों बाद, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने के बाद, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब मार्शल लॉ होता तो टेम्पररी मिलिट्री रूल होता है, जिससे अथॉरिटीज एक टाइम ऑफ इमरजेंसी पर इमीडिएट एक्शन ले पाए। सिविल अथॉरिटीज काम नहीं कर पाते हैं। जनरली ऐसा हो सकता है वॉर के समय, कोई बड़ी आपदा आ गई उस समय।
तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल आपके सिविल राइट सस्पेंड हो जाते हैं और मिलिट्री रूल करती है। अब इसमें बोला तो टेम्पररी है, लेकिन कभी कभी इंडेफिनिट रूल भी हो सकता है, और जो जो इस लॉ को उल्लंघन करता है, आप किसी को भी बेसिकली अरेस्ट कर सकते हो, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यह है मार्शल लॉ। अब मामला तो यहीं खत्म हो जाता। अगर कोई कमजोर डेमोक्रेसी होती तो इस फरमान का पालन हो जाता। जब तक लोग सुबह उठते उन्हें पता चलता कि डेमोक्रेसी का तो खत्म, टाटा गुड बाय हो चुका है। लेकिन साउथ कोरिया ने दिखाया कि डेमोक्रेसी को बचाने का काम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का नहीं है, जैसे कि कोर्ट्स हो गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हो गया, वगैरह वगैरह। यह काम अक्सर चौकस विपक्ष और जागरूक आवाम करती है। इस मार्शल लॉ के ऐलान होने के कुछ ही देर बाद ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं ली जेम यंग, उन्होंने स्टाफ एक स्टैंड ले लिया कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और लॉ मेकर्स और पब्लिक से यह अपील की कि वो तुरंत नेशनल असेंबली के सामने आ जाए। याद रखिए, यह देर रात की बात मैं कर रहा हूं साउथ कोरिया में। अब आता है संविधान का भी इंपॉर्टेंस। मार्शल लॉ को डिक्लेयर तो किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, लेकिन संविधान में यह भी लिखा गया, देखिए कितनी अच्छी सोच है, संविधान में यह भी लिखा गया है कि अगर पार्लियामेंट के मेजॉरिटी मेंबर्स मांग करें तो मार्शल लॉ को हटाना होगा, और यह भी कि मार्शल लॉ के दौरान आप लोगों को तो अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन लॉ मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अब प्रेसिडेंट योन ने प्लान तो यही किया था कि मिलिट्री का उपयोग करेंगे, संसद के सामने ये मिलिट्री को हम लगा देंगे, लोगों को अंदर ही नहीं घुसने देंगे, तो कहां से वोट करेंगे। हुआ ना मास्टर स्ट्रोक। लेकिन योन ने डेमोक्रेसी को अंडर एस्टिमेट किया, लोगों के जज्बे को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि वो भारी मात्रा में जमा हो गए पार्लियामेंट के सामने योन के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। जबरन ऑपोजिशन मेंबर्स को संसद के अंदर पहुंचाया गया। अरे कहीं कहीं तो बैरियर्स कूद के लोगों ने अपने कंधों पर पार्लियामेंट मेंबर्स को चढ़ा के बाउंड्री वॉल क्रॉस कराया, ताकि वो संसद के अंदर जा पाए और फिर वहां वोट कर पाए। आप नजारा सोचो, आधी रात पुलिस, आर्म्ड मिलिट्री पर्सनल, नीचे पेट्रोल कार, ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर, हालत कभी भी बिगड़ सकती थी, लेकिन लोगों का हजूम देख किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने गलत काम करने का नहीं सोचा। रात के 1 बजे 190 लॉ मेकर्स आउट ऑफ 300 पॉसिबल मेंबर्स ने वोट किया कि भैया मार्शल लॉ तो तुरंत हटाइए। उसके बाद भी 1-2 घंटे तक वो वहीं डटे रहे। पुलिस और मिलिट्री पर्सनल जाने के बाद भी संसद से कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया प्रेसिडेंट सोचे कि मैं पार्लियामेंट को ही डिसबैंड कर देता हूं, तो कोई चांस नहीं लिया गया। मिलिट्री ने भी प्रेशर बना के रखा। मिलिट्री ने कहा देखिए भैया, हम तो मार्शल लॉ नहीं हटाएंगे जब तक प्रेसिडेंट का आदेश नहीं आएगा। फाइनली सुबह होते होते प्रेसिडेंट यून को समझ में आ गया कि भैया यहां तो अब गेम खत्म हो चुका है। मार्शल लॉ लगाने के कुछ घंटे बाद उसे अब हटा दिया गया, और उसी के कुछ घंटों के अंदर विपक्ष ने प्रेसिडेंट यून को इंपीच करने का प्रस्ताव भी वो ले आए। यून को जाना तो पड़ेगा अगले कुछ दिनों में, और सिर्फ ऑपोजिशन की वजह से नहीं बल्कि लोगों के वजह से। देश के लोगों का आक्रोश, जिनके आंखों में वो पहले से ही गिरे हुए थे करप्शन एलिगेशंस को लेकर, अब तो मार्शल लॉ का ये जो भद्दा मजाक किया उसके बाद तो इफ नो बट यू प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। अब ट्रेड यूनियन की बात कर ले। 1 मिलियन मेंबर्स के साथ उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है कि यून को पहले रिजाइन करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं साउथ कोरिया का लार्जेस्ट लेबर यूनियन, 1 मिलियन मेंबर, कोरियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात कर रहा हूं। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि प्रेसिडेंट को तो जाना पड़ेगा फॉर दिस क्राइम ऑफ इंसरेक्शन। देश के खिलाफ यह देशद्रोह किया है प्रेसिडेंट साहब ने। यून सुक योल ने एक इरैशनल एंटी डेमोक्रेटिक मेथड चूज किया है, मार्शल लॉ को लगाया है अपने पॉलिटिकल लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, और लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे। आप सोचिए कि एक लेबर यूनियन भी इतनी पावरफुल हो सकती है कि ऐसा खुला एक ऐलान दे सकती है। सेक्रेटरी जनरल साउथ कोरिया के जो नेशनल असेंबली में है, उन्होंने भी यह बोला है कि वो लीगली रिस्पॉन्सिबल इस बात को मानते हैं। मिलिट्री को भी, जो कोई अगर फिजिकल डैमेज हुआ है, कोई इलीगल एक्ट हुआ है, तो मिलिट्री को भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये बात माना क्यों, इलीगल ऑर्डर का पालन किया, उसमें क्या गलत कुछ किया है या नहीं। और इसीलिए आज के दिन से हम ये भी बोल रहे हैं कि नेशनल डिफेंस पुलिस एक्सेट्रा पार्लियामेंट में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, कोई भी अंदर आ नहीं सकता है। साथ ही साथ मिनिस्टर्स ने यह भी बोला है कि सारी सीसीटीवी फुटेज को जो इस पूरे दौरान कैप्चर की गई थी, कोई भी इलीगल एक्ट अगर हुआ हो किसी भी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर द्वारा, उसकी भी छानबीन की जाएगी।
अगर साउथ कोरिया में सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पार्लियामेंट पहुंचते रात में तो उन्हें आसानी से मिलिट्री पीछे खदेड़ सकती थी, लेकिन लोगों का हुजूम देखकर किसी ने कोई चालाकी ना की। ना कि साउथ कोरिया के लोग डरे, ना कि वो घर पर बैठे रहे, ना कि उन्होंने कहा योन ने किया होगा, कुछ सोच के ही किया होगा, या ये भी नहीं सोचा कि इलेक्शन आएगा तब हम देखेंगे। लोगों ने तभी के तभी एक्शन लेना सही समझा, देश को बचाया, डेमोक्रेसी को बचाया, संविधान को बचाया। प्रेसिडेंट यून शायद थोड़े नौसिखिए थे। अगर थोड़ा पॉलिटिक्स और जानते तो मार्शल लॉ नहीं लगाते, पहले देश के पूंजीपतियों को अपने तरफ करते, उनसे पैसा लेकर पहले मीडिया को खरीदते, विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने तरफ करते, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के साथ किसी वॉर का ड्रामा को रचते, इमरजेंसी घोषित करते और उसी इमरजेंसी के दौरान सारे बड़े विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते और फिर अपने चहीते जजेस को उसी केस में अपॉइंट करते, उन्हें बेल ना दिलवाते। अगली बार ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट योन की जगह और कोई हो, ज्यादा शातिर इंसान हो, जैसे कि हमने दूसरे डेमोक्रेसीज में देखा है। ऐसा होता और होना बहुत संभव भी है। कोर्ट और मीडिया नहीं बचा सकता है डेमोक्रेसी को परमानेंटली। वो काम इसीलिए मैं कहता हूं विपक्ष का है और फाइनली आपका और मेरा है। लेकिन अगर आपका दिमाग अस वर्सेस देम में लगा रहेगा, 500 साल की खुदाई में लगा रहेगा, तब हम कभी भी देश के सामने असली संकट के बारे में सवाल नहीं पूछ पाएंगे और ना ही टाइम रहते डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे। अगर एक बार डेमोक्रेसी हाथ से निकल जाएगी ना, तो उसे लौटने से पहले देश को और देशवासियों को बहुत सारा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करना पड़ता है। इसीलिए याद रखिए कि जो हुआ साउथ कोरिया में वो कहीं भी हो सकता है और उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी, मेरी और शायद कुछ हद तक विपक्ष की है।